सुप्रभात प्रिय प्रतियोगी छात्रों। आज की कक्षा हिंदी गद्य और पद्य पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों पर है। यह प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास सर्वप्रथम किस भाषा में प्रारंभ हुआ? तो आप जानते हैं कि हिंदी गद्य का विकास जो है, जो भारतेंदु पूर्व यानी प्राचीन युग जो था 13वीं शताब्दी और से के आसपास का समय जो था, उस समय राजस्थानी भाषा में जो है सर्वप्रथम गद्य का उदाहरण मिलने लगा, पुस्तकें और साक्ष्य उपलब्ध होने लगे। तो हिंदी गद्य के भाषा का विकास सर्वप्रथम जो है राजस्थानी भाषा में माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थानी गद्य की सबसे प्राचीनतम रचना, जो सबसे प्राचीनतम रचना जो है हमको उपलब्ध हुई, वो राउल बेल है। यह राउल बेल एक प्रकार का प्रेम काव्य है और शिलांकित रचना है। शिलांकित रचना का मतलब कि ये शिला पे लिखी गई, पत्थर पर लिखी गई पाई गई है। यह राउल बेल, इसके लेखक जो है रोड़ा कवि हैं राउल बेल के। और तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शिलांकित रचना है। देखिए शिलांकित रचना आ गया। शिलांकित मतलब शिला पे पत्थर पर लिखी गई रचना कौन है? ये राउल बेल। निम्नलिखित में कौन सा प्रेम काव्य है? तो आप जानते हैं प्रेम काव्य की अभी बात बताई गई। राउल बेल प्रेम काव्य है और ये व्याकरण है सब। तो ये राउल बेल प्रेम काव्य है। अब आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चंपू काव्य है? चंपू जो है गद्य पद्य दोनों में होता है। तो इसमें जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो रचना दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह जो है गद्य और पद्य दोनों में है। राउल बेल में भी गद्य पद्य है, लेकिन इसका पद्य अंतिम में कुछ है, कुछ अंतिम में है और सब गद्य में है। तो अंतिम में कुछ प्रसंग जो है पद्य में है राउल बेल, इसलिए सही रूप से उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही माना जाएगा। यही जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उत्तर नंबर बी। राउल बेल ग्रंथ की नायिका कौन है? तो राउल बेल की नायिका राउल है। राउल नायिका है और इसी नायिका के आधार पर इस ग्रंथ का नाम भी रखा गया है राउल बेल। किस ग्रंथ में नायिका का नक्सिक वर्णन है? ये ही जो राउल बेल है, इसी में नक्सिक, इस राउल नायिका का नक्सिक वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर। राउल बेल का रचना काल क्या है? तो राउल बेल का रचना काल 10वीं शताब्दी। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 10वीं शताब्दी है। अब आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्याकरण ग्रंथ है? अभी व्याकरण ग्रंथ की चर्चा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये व्याकरण ग्रंथ है आपका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये आपका व्याकरण ग्रंथ है। दसवां प्रश्न देखिए, दामोदर शर्मा ने किस ग्रंथ की रचना की? तो दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। अब दामोदर शर्मा किस राजा के सभा पंडित थे? तो महाराजा गोविंद चंद। ए ऑप्शन, महाराजा गोविंद चंद के ये जो है
सभा पंडित थे, इनकी सभा में रहते थे ये। और ये पंक्तियां देखिए, वेद पढ़ई स्मृति अभ्यास्यु, पुराण देखब धर्म करम। ये पंक्तियां वेद पढ़े, ये जो है आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण से ली गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की है, ली गई है, तो इसलिए उत्तर नंबर बी सही होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा रहना चाहिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का रचना काल शताब्दी में है, तो इसका आपको रचना काल शताब्दी में बताना है। ये 12वीं शताब्दी की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ, तो मैथिली भाषा में आपका ये वर्ण रत्नाकर लिखा गया है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रंथ का संपादन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा हुआ? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने यही ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ जो था वर्ण रत्नाकर का इन्होंने जो है संपादन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देखिए 16वां प्रश्न, किस रचना का पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध है? तो ये जो है राउल बेल, इसका पाठ जो है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपस्थित है। अब आप सोचते होंगे कि शिलांकित रचना है राउल बेल, शिला पे लिखी गई है, तो क्या वह शिला ही उठा के वहाँ रखी गई है? तो ये ऐसी बात नहीं है। प्रिंस ऑफ वेल्स में राउल बेल का जो है वो ग्रंथ बनाया गया, और ग्रंथ के रूप में जो है उसको वहाँ रखा गया है और उसको प्रकाशित कराया गया। उस शिलांकित रचना को एक पुस्तक के रूप दिया गया, और वह रचना जो है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी गई है और वो प्रकाशित भी हुई है। तो वर्ण रत्नाकर का रचना काल शताब्दी में है। वर्ण रत्नाकर का रचना काल शताब्दी में आपका ऑप्शन नंबर डी 14वीं शताब्दी में है। 14वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। हिंदी परिवार की भाषाओं में गद्य का अन्वेषण सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हिंदी परिवार की भाषाओं में, हिंदी परिवार की जितनी भाषाएं हैं उसमें गद्य का अन्वेषण माने खोज सर्वप्रथम किस भाषा में हुई? तो किस भाषा में हुई, ये पहला प्रश्न ही है कि गद्य सर्वप्रथम किस में लिखा गया था? राजस्थानी भाषा। उसी चीज़ को पूछा जा रहा है कि इसी में गद्य का अन्वेषण शुरू हुआ सर्वप्रथम। तो राजस्थानी गद्य की प्रारंभिक विकास में किन विद्वानों का योगदान है? तो किस विद्वान का इसमें योगदान है? मतलब राजस्थानी गद्य किसने सर्वप्रथम लिखना शुरू किया? वो जैन थे, बौद्ध थे, कौन थे? दोनों थे। तो सर्वप्रथम कौन थे? जैन। जैनों ने ही राजस्थानी गद्य लिखना शुरू किया था। अब आगे देखिए जटमल द्वारा 20वां प्रश्न, जटमल द्वारा लिखित गोरा बादल की कथा का रचना काल है। तो गोरा बादल की कथा का रचना काल जो है आपका 1623 ईस्वी माना जाता है। यही सर्वमान्य है और शुक्ल जी भी इसी को मानते हैं। माधव विलास किसकी रचना है? माधव विलास आपकी लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल ने माधव विलास लिखा।
खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना किस शताब्दी से प्राप्त होती है? प्रमाणिक रचना, तो खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 22वां प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में कौन लेखक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि नहीं है। तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक जो है 4 उन्नायक थे। यहाँ 4 उन्नायक थे, ये उन्नायक 4 थे। और ये 4 उन्नायक कौन कौन थे? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ये राम प्रसाद निरंजनी। नाम राम प्रसाद निरंजनी नहीं थे ये 4 उन्नायकों में। इनके जगह इंसा अल्लाह खां, ये 4 थे। सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां। ये सदल मिश्र प्रारंभिक उन्नायकों में इनका नाम नहीं माना जाता है। और 24वां प्रश्न, पटियाला दरबार के कौन से लेखक थे? वे कौन लेखक थे जो पटियाला दरबार में रहते थे? तो पटियाला दरबार में राम प्रसाद निरंजनी रहते थे। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वाशिष्ठ, इन्होंने ही लिखी। और यही जो है पटियाला दरबार में रहते थे। अब आगे देखिए, कौन लेखक दिल्ली के रहने वाले थे? तो दिल्ली के रहने वाले आपके थे मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के रहने वाले थे। और इन्होंने ही विष्णु पुराण के एक अंश का खड़ी बोली गद्य में लिखा था। एक अंश जो है विष्णु पुराण का इन्होंने लिखा था, जो सुख सागर के नाम से सबके सामने आया। मतलब उस ग्रंथ का नाम, जो अंश उन्होंने विष्णु पुराण का लिखा, उसका नाम सुख सागर था। और यही दिल्ली के रहने वाले थे। किस लेखक ने विष्णु पुराण का एक अंश खड़ी बोली गद्य में प्रस्तुत किया? देखिए वही चीज़ नीचे अब पूछ दी गई है। तो यही उत्तर होगा मुंशी सदा सुख लाल। अब आगे देखिए, किसकी भाषा में पंडितपन था? पांडितापन था, मतलब पंडितपन था। तो इसका उत्तर जो है 27वां का आपका ए ही होगा, मुंशी सदा सुखलाल। इन्होंने विष्णु पुराण पे लिखा था सुख सागर, जिसमें पंडितपन की एक तरह से शैली मिलती है, क्योंकि वो भक्ति और रचनाओं से कुछ भक्ति अध्यात्म से संबंध है उसका। तो ऐसी चीज़ों में विद्वता पंडितपन दिखता है सदा सुखलाल का उसमें। अब आगे देखिए, किसकी भाषा शैली हास्य प्रधान और चटपटी तुकांत वाक्यों वाली है? तो आप समझ ही गए होंगे किसकी होगी। ये इंसा अल्लाह खां की है। ये इंसा अल्लाह खां की ही है जो हास्य प्रधान और चटपटी बोली थी। अब आगे देखिए, कौन लेखक लखनऊ के नवाब सादत अली
खां के दरबार में रहते थे। तो ये सादत अली खां के दरबार में इंशाअल्लाह खां ही रहते थे और इन पे उर्दू का भी थोड़ा प्रभाव था। इसके कारण जो है इनकी भाषा चटकीली, हास्य प्रधान हुआ करती थी। कौन लेखक बिहार के आरा जिला के निवासी थे? तो आरा जिला के निवासी आपके सदल मिश्र जी हैं, जो सदल मिश्र हैं। नासिकेतोपाख्यान इन्होंने लिखा और इनकी विशेषता ये थी कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के ये अध्यापक भी थे। अंग्रेजों ने इनको अध्यापक के रूप में वहाँ नियुक्त किया था, सदल मिश्र को। अब अगला प्रश्न, किसकी भाषा में पूर्वीपन है? तो ये पूर्वीपन जो है सदल मिश्र की ही भाषा में है। इनकी भाषा में जो है पूर्वीपन मिलता है नासिकेतोपाख्यान में। अब आगे देखिए, कौन लेखक गुजराती ब्राह्मण थे? तो गुजराती ब्राह्मण आपके इसमें लल्लू लाल, ये लल्लू लाल जो है आपके गुजराती ब्राह्मण थे और गुजराती ब्राह्मण होने पर भी ब्रजभाषा प्रभावित थे। ये ब्रजभाषा के प्रभाव में थे। कौन दो लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हुए थे? अब ये देखिए, अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, एक तो सदल मिश्र जिसको अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता के शिक्षक के रूप में रखा था। एक है लल्लू लाल जो अनुवादक के रूप में रखे गए थे। तो इस प्रकार ये बी और सी दोनों उत्तर सही होगा। डी में देखिए बी और सी दोनों लिखा है, तो इस प्रकार हमारा बी और सी दोनों होगा डी आंसर। उत्तर इसका डी सही है, ऑप्शन डी। किसकी भाषा में ब्रज बोली की प्रधानता है? तो लल्लू लाल की बोली में, भाषा में जो है ब्रज भाषा की प्रधानता है। राजा राम मोहन राय 1824 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1824 में। अब आगे देखिए, छत्तीसवां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो करने वाले हैं आपके, ये इनमें से सभी, ये ऑप्शन ठीक से दिखिए आपको, इनमें से तीनों प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से ये तीनों लोग किए थे मिलके। आत्माराम पांडुरंग, महादेव रनाडे, आरजी भंडारकर, इन तीनों लोगों ने मिलके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हिंदी को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम के स्थान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किस लेखक ने किया था? तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो है पाठशालाओं में हिंदी को प्रवेश दिया था। तो अब आप ये समझते होंगे कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और इन लोगों का नाम आत्माराम पांडुरंग, इन लोगों का क्या महत्व है, क्यों आए? ये लोग जो है जो अपनी रचनाएं किए या
संस्थाओं का प्रचार प्रसार किया, इन्होंने हिंदी के माध्यम से ही किया। उसका कारण ये था कि बहुतायत लोग हिंदी को ही जानते थे, ये लोग विभिन्न हिंदी भाषी क्षेत्रों से नहीं थे। फिर भी इन्होंने जो रचनाएं की या प्रचार प्रसार किया वो हिंदी के माध्यम से किया। तो हिंदी के विकास में, हिंदी को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक जागरण में, नए जागरण में इन्होंने जो लोगों को प्रेरित किया, तो इसलिए ये भी हिंदी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और हमको इनको पढ़ना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।